Hello everyone, welcome to our Sanjari Academy. My name is Khalid Ansari and today's we will discuss the new syllabus of paper and paper pattern of BK. मतलब नया सिलेबस 12th का क्या है, क्योंकि बुक तो चेंज हो चुकी है 12th की, तो नया सिलेबस आया है BK का। तो BK का नया सिलेबस मतलब उसके इंडेक्स के बारे में हम जानेंगे और पेपर पैटर्न क्या है BK का। तो आपका सेकंड टॉपिक क्या रहेगा हमारा, पेपर पैटर्न। मतलब पहला इस सिलेबस के बारे में हम जानेंगे, 12th का नया सिलेबस क्या है BK का और पेपर पैटर्न क्या है BK का, वो हम देखेंगे। ठीक है यहाँ तक। और इससे पहले हमने जो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने 11th एंड 12th दोनों के बारे में बताए थे। मतलब 11th एंड 12th को जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, बेसिक अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है और अकाउंटिंग सिस्टम क्या है और अकाउंटिंग रूल्स क्या है और अकाउंटिंग वर्ड्स क्या है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखे थे। वो चीज़ के बारे में हम वो 11th एंड 12th दोनों के लिए था। तो इसलिए अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका अवेलेबल है, वो पहले देखिए। और उसके बाद ये सिर्फ 12th के लिए अवेलेबल है, ये 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12th का जो BK का सिलेबस है उस बारे में। ठीक है, तो BK में आपके टोटल है 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर दिए हुए आपको। ये 10 चैप्टर आप में इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है और कौन सा आप चैप्टर स्किप कर सकते, उस बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये आपका लास्ट जो आपकी बुक थी वहां पे 2 चैप्टर थे अलग अलग, पहला इंट्रोडक्शन था और सेकंड था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब ये दोनों चैप्टर आपका एक साथ बताया गया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं, उनका फीचर्स क्या है, उसके सारे रूल्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या होते हैं, वो पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट आता है एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पहला तो ये जो आपका मैंने बताया इंट्रोडक्शन, जहां पे पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, ये आपका रहेगा थ्योरी। और उसके बाद जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, यहां पे आपको अब नाम से समझ में आ रहा है फाइनल अकाउंट है, मतलब वहां पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना रहेगी। मतलब ये आपका टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर आता है बोर्ड में, मतलब प्रैक्टिकल, और उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लेंगे तो 15 to 17 मार्क्स का पेपर में आता है। ठीक है, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सोशल सर्विसेज प्रोवाइड होती है। मतलब इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं रहता, इनका रहता है सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी तरह ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उसी तरह आपके हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, उसी तरह आपके स्कूल्स, मंदिर, मस्जिद, ये सब का अकाउंट्स एक अलग प्रिपेयर होता है, जहां पे हम देखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी इसी चैप्टर पे आएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 12 मार्क्स के लिए आपको पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर में आपका आएगा एडमिशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते 2 पार्टनर थे A और B, जो दो पार्टनर अपना बिजनेस चला रहे थे। अब वो थर्ड पार्टनर को भी इंक्लूड करना चाहते हैं अपने बिजनेस में। अच्छा, क्यों इंक्लूड करना चाहेंगे, या तो उसके पास कोई लाइसेंस होगा, या तो कोई स्किल होगी, या तो कोई डिग्री होगी, या तो बिजनेस में कैपिटल कम होगा। ठीक है, इस बेस की वजह से हम एक थर्ड पार्टनर को एडमिशन करेंगे, मतलब हमारे बिजनेस में लेंगे, तो उसका एक अलग अकाउंट प्रिपेयर होगा, जहां पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, और नेक्स्ट उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस चला रहे थे। फॉर एग्जांपल A और B 2 पार्टनर है, बिजनेस बराबर रनिंग कर रहे, 3 और उसमें से हो सकता है 3 पार्टनर हो, तो 3 पार्टनर A, B एंड C, तीनों पार्टनर बिजनेस को रनिंग कर रहे। अब उसमें से हो सकता है कोई B पार्टनर को अगर अपना बिजनेस से रिटायर लेना है, मतलब उसको अभी बिजनेस और कंटिन्यू नहीं करना है, या उसे फॉर एग्जांपल ये कंट्री छोड़ के जाना हो या स्टेट छोड़ के जाना हो, वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो रिटायरमेंट मतलब उसको क्या करेंगे हम, उसका जो भी कैपिटल और गुडविल निकलता है उसे दे देंगे और वो बिजनेस से चले जाएगा। तो उसका भी अलग आपको सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब एक और एक कॉन्सेप्ट आता है कि 3 पार्टनर थे A, B एंड C, उसमें से C वाला पार्टनर जो है उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो डेथ अगर हो जाती है तो उसका जो कैपिटल और उसका जो शेयर्स निकलता है वो हम किसे दे देंगे, उसकी नॉमिनी को दे देंगे अगर वो लेना चाहे तो, या तो बिजनेस अगर उसकी जगह कोई और कंटिन्यू करना चाहे तो वो कोई और कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, हो गया हमारा डेथ। नेक्स्ट आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म।
अब इससे समझ में आना, डिसोल्यूशन का एक वर्ड कहा जाता है लिक्विडेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर थे और तीनों पार्टनर अब एक साथ क्या करना चाहते हैं, वॉलेंट्री क्या करना चाहते हैं कि बिजनेस को लिक्विड कर दो। लिक्विड कर दो मतलब बंद कर दो। अगर वो पार्टनरशिप फर्म पूरे 3 पार्टनर्स का वो बंद करना चाहते हैं तो बंद करना चाहेंगे, तो क्यों बंद करना चाहेंगे, पहले तो ये बात आती है। तो क्यों बंद करना चाहेंगे, या तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में चल रहा है बिजनेस, या तो उसके एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा हो गई, बैंक लोन वगैरह सब ज्यादा हो गया है, तो उसे एसेट्स रियलाइज करके लायबिलिटीज का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तब यहां पे डिसोल्यूशन मतलब यहां पे आपके न्यू अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, जहां पे आपको लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना रहता है और जनरल अकाउंट भी प्रिपेयर करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिसोल्यूशन के बाद आपका आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, दो पर्सन की बात होती है यहाँ पे। एक तो रहता है बायर और एक तो रहता है सेलर। सेलर कौन है, जो गुड सेल करता है, बायर वो जो कस्टमर जो परचेस करता है। तो जो सेलर है उसे कहा जाता है ड्रॉवर और जो बायर है उसे कहा जाता है ड्रॉवी। तो ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होगा, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई गुड्स, मैं अगर सेलर हूं और मैंने आपको अगर कोई गुड्स सेल किया हूं तो उस टाइम पे आप मुझे क्या देंगे, कैश रिटर्न देंगे। लेकिन यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता, सिर्फ गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है। मतलब ये ट्रांजैक्शन किस बेस पे हो रहा है, क्रेडिट बेस पे, उधार के बेस पे। मतलब अगर आप उधार में कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो एक बिल बनाना पड़ता है जिसपे ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों की साइन होगी। ये बिल 5 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है, आपको सिर्फ बिल बनाना है, बहुत छोटा सा रहता है, 2 से 3 लाइन का रहता है, ज्यादा नहीं रहता, और आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट के बारे में हम देखेंगे अभी आगे। तो ये आपका आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्म, और उसके साथ आपको रहती है जनरल एंट्रीज, क्योंकि जनरल एंट्रीज पास होगी उसके बेस पे मालूम पड़ेगा कि कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में। नेक्स्ट 8वां चैप्टर आता है आपका कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स। मतलब क्या हुआ कि कंपनी एक शेयर्स इशू जब करती है, आईपीओ हमने पढ़ेंगे, एसपी में है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब क्या हुआ, कंपनी जब न्यू शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज का अगर एक शेयर है तो 100 रुपीज का जो शेयर है कंपनी पूरा अमाउंट एक साथ नहीं लेती। फॉर एग्जाम्पल आपका कैसा लेती है, थोड़ा थोड़ा करके लेती है। मतलब क्या हो गया, 30 रुपीज लेगी, फिर 40 लेगी, फिर 15 करके, ऐसा टोटल 100 रुपीज लेती है। तो इशू ऑफ शेयर्स में आपको करना क्या है, सिर्फ जनरल एंट्री पास करना है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट आपका चैप्टर्स कह सकते हैं इसे हम, जो एकदम आसान चैप्टर आएगा आपका। ये भी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये थोड़ा एक नया टॉपिक है। अभी तक के जो हमने पढ़े, जितना मैंने अभी बताया आप लोग को, सारे चैप्टर्स 12th में ऑलरेडी थे। अब ये जो चैप्टर आया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है FY BCom में, ठीक है, SY BCom में और FY BAF में। तो ये आपका SY BCom का चैप्टर आपको 12th में डाला है, जहां पे एनालिसिस करना है। एनालाइज करना मतलब क्या होता है, 2 या 3 साल का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस बेस पे आपको बताना है कि लास्ट ईयर का कैपिटल कितना था, इस साल का कैपिटल कितना है। मतलब यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, कंपैरेटिवली स्टेटमेंट आएगी आपको, इसमें आपको परसेंटेज वगैरह निकालना रहता है और कुछ बहुत सारे फॉर्मूलाज रहते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, मुझे लग रहा है कि ये आपका आ सकता है थ्योरी चैप्टर में, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो आता है आपका वो है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग ये भी एक आपका सॉफ्टवेयर बेस है, जैसे आपने टैली देखे, टैली ERP9। तो यहाँ पे क्या होता है, GST वगैरह, कंपनी किस तरह की फॉर्म होती है, जर्नल एंट्री किस तरीके से सॉफ्टवेयर में पास की जाती है, तो सब थ्योरी क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। मतलब लास्ट के जो 2 चैप्टर है वो हो सकता है थ्योरी के लिए पूछे जाए। लास्ट का तो थ्योरी है, सेकंड लास्ट भी आपका थ्योरी हो सकता है। और बाद में जो बचे 8 चैप्टर्स, ये 8 चैप्टर्स सारे आपके प्रैक्टिकल थे। इसमें से आपको कौन सा भी स्किप करना है वो ध्यान से सुनो। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है पार्टनरशिप, वो तो कंपलसरी रहेगा। नेक्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO जिसे कहते हैं, वो भी आपका कंपलसरी है। थर्ड आता है एडमिशन, वो भी आपका कंपलसरी है। फोर्थ आपका आता है रिटायरमेंट और डेथ। तो रिटायरमेंट और डेथ में से आप किसी एक को कर सकते हो, किसी एक को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ में से किसी एक टॉपिक पे आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट हम आगे भी देखेंगे कौन सा चैप्टर और इंपॉर्टेंट है और नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन आता है, डिसोल्यूशन भी इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका क्या आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद इशू ऑफ शेयर्स। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट आते हैं। बस यहाँ पे आपको एक डेथ है जो आप स्किप कर सकते हो, और लास्ट का आपका है कंप्यूटर अकाउंटिंग, उसको भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है यहां तक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। सिलेबस हमने देख लिया पूरा, क्या आप सिलेबस है कितने मार्क्स का, बीके का पूरा सिलेबस है आपका 100 मार्क्स का। मतलब टोटल आपका जो मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का बीके है। उसमें से ओरल और प्रोजेक्ट, मतलब आपके ओरल कॉलेजेस के और प्रोजेक्ट्स वगैरह पे डिपेंड करता है। 20 मार्क्स जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही सेम है, कुछ अलग नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल और जो बोर्ड पेपर आपको प्रैक्टिस सेंटर पे जाके देना है वो कितना, 80 मार्क्स है। टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स,
ठीक है। अब आता है पेपर पैटर्न। अब 80 मार्क्स का जो, ये तो आपका ओरल तो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, अब 80 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है वो हो चुका है चेंज। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हो गया 20 मार्क्स का, जो पहले था 15 मार्क्स का, अब आपका 2020 में जो आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से हो गया 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये भी बहुत डिटेल में हम आगे देखेंगे क्या है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, आपका आता है ए और बी पार्ट में, मतलब आप या तो ये प्रॉब्लम करो या तो ये, दोनों में आपको बस दो ऑप्शन रहेंगे, दो में से कोई एक आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे आएगा आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा, कोई भी एक आपका चैप्टर्स के हिसाब से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। कोई ऑप्शंस नहीं, आपको दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आते हैं फिर से वही आपका ए और बी, या तो ये करो या तो ये करो, मतलब दोनों में से आपके पास कोई एक ऑप्शन रहेगा, वो भी रहेगा आपका 10 मार्क्स का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट तो ए रहेगा प्रैक्टिकल, और जो सेकंड रहेगा बी पार्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है या तो थ्योरी के लिए मैंने जो आपके लास्ट दो चैप्टर बताया उसमें से कुछ एक क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह आ सकती है, ठीक है। ये रहेगा आपका 8 मार्क्स का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सेम वही दो पार्ट आएंगे, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल विथ थ्योरी के साथ, मतलब वही यहाँ पे भी आपके हो सकता है कुछ थ्योरी वगैरह पूछ ले, ये भी रहेगा आपका 8 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा और वो एक ही चैप्टर से पूछा जाएगा, जो हम आगे देखेंगे वो चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना है 12 मार्क्स का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा आपका 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऐसे आपके टोटल 7 क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी आपका जो पेपर पैटर्न था वहां पे भी आपके क्वेश्चन नंबर 7 ही थे, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव्स में चेंज किया है और यहाँ पे थोड़े मार्क्स में चेंज किया है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स के लिए आता था, अब यहाँ पे 12 मार्क्स का है, ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में पेपर पैटर्न है क्या। फर्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो आपका हर क्वेश्चन को हम अलग अलग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो आपको 20 मार्क्स के लिए आने वाला है। अब यहाँ पे पिछली बार क्या होता था, पिछली बार 5 क्वेश्चंस आते थे, 5 में से कोई 3 अटेम्प्ट करना रहता था, और 3 कैसे रहते, एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स आपको रहते थे, और वहां पे आपको 15 मार्क्स के लिए होता था। अब यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन के चांसेस है, क्या कहा जा रहा है, 10 क्वेश्चन के चांसेस है, जिसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको आएंगे, और चारों क्वेश्चन आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। मतलब एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, ऐसे हर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें से ये 10 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 20 मार्क्स के लिए करना है, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका चूज द करेक्ट आंसर एंड रीराइट द सेंटेंस। मतलब क्या होता है कि ये आपका एमसीक्यू टाइप का रहेगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा फिलिंग द ब्लैंक्स का, और 4 उसके ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको जय माता दी करना है, ठीक है। ये आपका आ गया 5 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन, गिव 1 वर्ड्स। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस का आपको सही आंसर एक वर्ड में बताना है। ये पिछली बार भी आता था, ये आपका सिर्फ 5 मार्क्स का, मतलब ये भी आपका लास्ट ईयर के जैसा है, ये भी आपका लास्ट ईयर जैसा ही है। थर्ड आता है आपका ट्रू और फॉल्स। पिछली बार आता था सिर्फ ट्रू और फॉल्स आपको बोलना रहता था 5 मार्क्स के लिए, लेकिन अब यहाँ पे हो गया ट्रू फॉल्स विथ रीजन, रीजन पे बोलना है, तो रीजंस के लिए है, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके 5 मार्क्स के लिए, मतलब आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा, तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डी फाइंड ऑड वन। ये सबसे आसान चीज है, लोग अभी देख रहे हैं तो नया है कुछ। ऑड वन सबसे आसान चीज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको एसेट्स अगर याद होंगे, एसेट्स क्या होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, आपका फर्नीचर, आपका कंप्यूटर, और एक मैंने दे दिया क्रेडिटर्स। अब इसमें से ऑड वन क्या है, तो ऑड वन आपका क्या, मैंने लास्ट में मैंने बोला क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होती है आपकी लायबिलिटीज, तो एसेट्स और लायबिलिटीज आसान है, आपको क्लासिफाई करना है। जो आपको सेंटेंस में ऑड वन दिखा वो आपको पहचानना रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो ये अटेम्प्ट करो, तो आपको ये 5 आएंगे, 5 आपको अटेम्प्ट करना रहेंगे 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस इज इक्वल्स टू आपका फिलिंग द ब्लैंक्स ही है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जो आते हैं एमसीक्यू, उस टाइप के ऑप्शंस आपको नहीं रहेंगे, मतलब आपको खुद से वो आपको आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे कोई ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो ये भी आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के लिए टोटल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आंसर इन 1 सेंटेंस। आपका एफ आई आंसर इन 1 सेंटेंस, ये क्या रहेगा, आपको एक मीनिंग, फॉर एग्जांपल एक वर्ड्स दिया गया है, एक वर्ड आपका फॉर एग्जांपल एक लेते हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के बारे में आप एक लाइन में क्या लिख सकते हो, उसका सेंटेंस आपको लिखना है, तो ऐसे आपको मीनिंग वगैरह आ सकती है, मीनिंग डेफिनेशंस, ठीक है। तो 1 सेंटेंस में आएगा 5 आएंगे, 5 आपको लिखना है 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आता है एग्री और डिसएग्री इक्वल टू आपका ट्रू और फॉल्स जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे रीजन आपको नहीं देने, आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, अगर वो सेंटेंस आपको सही लगता है, मतलब ट्रू लगता है तो एग्री करो, अगर फॉल्स लगता है तो उसे डिसएग्री करो, ठीक है। ये आपका हो गया 5 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अब आप अकाउंट्स में क्या क्या कैलकुलेशंस करते हो, देखो एक डेप्रिसिएशन निकालना,
परसेंटेज निकालना, रेशोज निकालना, तो ये सारे आपके कैलकुलेशंस में आते हैं। तो एक एक लाइन के कुछ कैलकुलेशंस आपको दिए रहेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना रहेगा। तो ये भी आपको 5 आएंगे 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका आई स्पेसिमेन, ये भी लास्ट ईयर में था और इस साल भी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुझे लगता है ये इस बार भी आएगा। स्पेसिमेन है क्या, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का एक जो आपका चैप्टर है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी सिलेबस में इंडेक्स जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब वहाँ पे मैंने बताया था आपको बिल बनाना रहता है, वही टाइप का आपको हाफ एंड पेज का एक बिल बनाना रहता है जिसमें 2 लाइन और आपका कुछ फॉर्मेट रहता है। उस हिसाब से आपको 5 मार्क्स के लिए एक ही आएगा, आपको सारी डिटेल्स दी रहेगी, उसके ऊपर आपको क्या करना रहेगा, फॉर्मेट प्रिपेयर करना रहेगा बिल का, दैट इज 5 मार्क्स के लिए। लास्ट आता है आपका कंप्यूट द टेबल, जो हम पेपर वगैरह में आता है सुडोकू टाइप का, उसी तरह एक टेबल दिया रहेगा, टेबल के हिसाब से आपको एक टेबल आदि कुछ चीजें लिखी रहेगी, कुछ चीजें नहीं लिखी रहेगी, वहां पे आपको टेबल क्या करना है, फिलअप करना है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपकी 10 है, 10 में से कोई 4 आएंगे, ध्यान से 10 है, 10 में से कोई 4 आएंगे और वो चारों आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये 4 आ गए, तो ये 4 अगर आपको आते तो ये सारी चीजें नहीं आएगी, ये चारों चीजें आपको अटेम्प्ट करना रहेगी, हर एक चीज 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों सेम ही है, दोनों 10-10 मार्क्स का ही है। अब यहाँ पे आपके 4 चैप्टर्स है, तो 4 चैप्टर्स में से हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि 2 आने वाले, या तो ये करो या तो ये ए और बी। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसी है, प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन आएगा और उसके ऑप्शन में एक और, एक ए और बी। तो दोनों में आपके मतलब टोटल कितने हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं। तो 4 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 4 चैप्टर्स। फर्स्ट आता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, नेक्स्ट आता है आपका एडमिशन, थर्ड आता है आपका रिटायरमेंट एंड फोर्थ आता है आपका डेथ। मतलब ये 4 क्वेश्चन 4 चैप्टर्स पे बेस करता है, ये आपके 4 हो सकता है। देखो अभी इसको डिटेल में अगर हम समझेंगे तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकता है फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में आ सकता है रिटायरमेंट। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में हो सकता है रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जब आएगी, हो सकता है आपको आएगा एडमिशन, और एडमिशन के ऑप्शन में आ सकता है डेथ, मे बी पॉसिबिलिटीज। या ऐसा भी हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शंस में आपको आ सकता है एडमिशन, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हो सकता है रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के ऑप्शन में डेथ। मतलब कोई भी वाइस वर्सा हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है वो। मतलब इस 4 चैप्टर को आपको लेकर ही चलना है, 4 में से आप कोई एक चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको डेथ आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो आपको ये 3 चैप्टर अच्छे से करके जाना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी 8 मार्क्स के लिए है और 5 भी 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 4 में आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे भी आपके क्योंकि 2 क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब टोटल आपके कितने 4 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके 4 चैप्टर पे बेस होता है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है वो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट चैप्टर आपको इशू ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा जो जर्नल एंट्री के ऊपर बेस है। थर्ड आता है आपका कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, एंड फोर्थ आता है आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में इन चारों में से कोई 2 आएगा और क्वेश्चन नंबर 5 में इन चारों में से 2 आएगा। हमेशा याद रखो कोई भी चैप्टर आपका रिपीट नहीं होने वाला है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिसोल्यूशन आया, क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिसोल्यूशन, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार इधर आ गया अगर क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में रिपीट नहीं होने वाला। मतलब चारों में से कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पे, कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी आप कोई एक चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ सकते हो, 2 चैप्टर को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। छोड़ना है भी अगर तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग आपका एक थ्योरी चैप्टर है, उसको आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 पे। 6 भी 12 मार्क्स का है और 7 भी 12 मार्क्स का है। जो 6 है वहां पे आपको सिर्फ एक ही चैप्टर करना है, मतलब ये कंपलसरी आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। और नेक्स्ट आता है आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो भी 12 मार्क्स का है, जो लास्ट ईयर 15 मार्क्स का था, जो आप 12 मार्क्स का हो गया। ठीक है, मतलब ये भी आपके कंपलसरी, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे जैसे बाकी और क्वेश्चन में देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही चैप्टर करना है, वो कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, किसी को कोई फीडबैक देना है तो ज़रूर कमेंट करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।